जो बिलो आईक्यू वाले हैं उनकी नसबंदी कर दी जाए, तो वहाँ बच्चा जाके ये देख सकता है कि हाँ, अगर उसको मैथमेटिक्स नहीं समझ में आ रहा तो सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं। यू आर एन आउटकास्ट इन द स्कूल, इन द क्लास, कि ये तो डम है, ये तो फेल हो गया है। When we invented penicillin, it's as magical as that. बाय चांस गूगल का मन कर रहा है आज मेरे को ना चंडीगढ़ खाली रखना है। इट शोज यू कि ये 6 घंटे का रास्ता नहीं है, चंडीगढ़ में 5 घंटे का जाम है। इट टेक यू 10 hours to go। IQ EQ रहे ह्यूमन बींग्स में, हम उसके गुलाम नहीं बन जाए AI के या अपने मोबाइल फोन्स के। मेरा बच्चा बुक कैसे पढ़ता है? कहता मैं भी तो बुक पढ़ रहा था। देखिए वो भी तो क्यों आया फोन पे? क्योंकि एक तो आपने फोन क्यों दिया? क्योंकि आपको अपने फोन पे लगना था, आपको अपना सीरियल देखना था, वो नेटफ्लिक्स पे सीरीज देखना था। हमें नहीं पता भैया क्या देख रहे हैं वो। आप अगर इतने इनसिक्योर हो तो दैट मीन्स आप अपने बच्चे पर फेथ नहीं रखते हो। इसका मतलब आप अपने परवरिश पे फेथ नहीं रखते हो। टुडे इन प्राइमरी स्कूल किड्स आर मेकिंग आउट, दे नो व्हाट डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेक्सेस। अब इसमें हौ करके ना करके आप देखो कि ये जनरेशन है। नमस्कार एंड जय हिंद। वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ माय पॉडकास्ट। आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर मधुमती सिंह से IQ, EQ और AI के बारे में। इनका एक सपोर्ट ग्रुप है, नाक अब्यूज सपोर्ट ग्रुप। अगर आप कोई विक्टिम है तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। लेट्स बिगिन द शो। ओके डॉक्टर मधुमती, आप ये बताइए, कॉमन मैन के लिए पहले हम सुनते थे IQ, फिर आया EQ, अब AI आ गया है, तो एक कॉमन मैन इसको कैसे समझे? रजनीश, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, क्योंकि इसी में ही सारा शायद मेंटल हेल्थ, ये जो ब्रेन है वो ही सब कुछ इसमें समा जाता है इन 3 शब्दों में। आप अगर आई एम श्योर वी ऑल नो कि जो IQ चीज़ है इसको हम लोग बोलते हैं इंटेलिजेंस क्वोशंट। राइट। और ये चीज़ जो है शुरू हुई थी अर्ली आई वुड से लेट 19th सेंचुरी। सो फ्रांसिस गैल्टन एंड देन विलियम स्टर्न्स। सो IQ की शुरुआत हुई कैसे? It was basically, the whole idea was how the brain can be measured in terms of its abilities. Exactly. क्योंकि हर चीज को हम अगर स्टैंडर्डाइज करेंगे, हमारे पास एक स्टैटिस्टिकल अंडरस्टैंडिंग होती है, तब हम कहते हैं कि ये साइंटिफिक है। राइट। अदरवाइज इट इज ऑल एब्स्ट्रैक्ट एंड वी डोंट अंडरस्टैंड। सो IQ का मतलब जब हुआ तो उसमें 2 ही पहलू आए थे सिर्फ, रजनीश। और 2 ही पहलू का ये मेजरमेंट था। वो था वर्बल रीजनिंग जी। आपकी लैंग्वेज, और दूसरा था मैथ। और अगर हम देखा जाए तो हमारा एजुकेशन सिस्टम भी यही है। शुरू में प्राइमरी इयर्स इज बेसिकली वर्बल एंड मैथमेटिक। तो कुछ हद तक हम ये कहेंगे कि बिल्कुल एक नींव सेट हुई माइंड को समझने में और माइंड को स्टैंडर्डाइज करने में। सो उसमें बिने साइमन स्केल एक आया था, उसको फिर और रिवाइज फॉर्म में किया था 1914 में। दैट इज कॉल्ड स्टैनफोर्ड बिने साइमन इंटेलिजेंस IQ स्केल। बहुत यूज हुआ है और अब भी यूज करते हैं वो लोग। सो इसमें जो हम रिवाइज्ड फॉर्म की बात करते हैं, दैट इज इन 1900s, उसमें और चीजें ऐड हुई। उसमें रीजनिंग हुआ, उसमें GK भी ऐड हुआ कि आपकी जनरल अवेयरनेस नॉलेज क्या है। तो अगर हम रजनीश IQ के बारे में अगर हम समझें, एक ही चीज है कि आपको जो इंफॉर्मेशन मिलता है उस इंफॉर्मेशन को लॉजिकली इस्तेमाल करके आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं या नहीं, ये IQ का डेफिनेशन है। बिल्कुल सही। 25-30 साल पहले जब हम कोई भी बात करते थे या किसी की भी इंटेलिजेंस की बात होती थी, आपसे पूछा जाता था आपका IQ कितना। हाँ। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन ही नहीं होता था। IQ मींस कि आपका स्टैंडर्ड यहाँ पे प्लेस कर दिया गया। सही कह रहे हो। तो ये चेंज कैसे हुआ? हाँ, या इसके और क्या डिटेल्स हैं, या और क्या हम इसके इंट्रिकेट डिटेल्स में जा सकते हैं? Exactly, that's what I was getting to, is that IQ assessment जो होता है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ह्यूमन माइंड साइकोलॉजी का, एक एलिमेंट है IQ, इंटेलिजेंस क्वोशंट। उसमें लिमिटेशन ये थी कि स्पेशली इन द अर्ली 1900s जी। एंड स्पेशली आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, ओके। वो ये था कि जी मैथमेटिक्स समझना ये सब तो ठीक है, लेकिन लीडरशिप क्वालिटी, गेटिंग अलोंग विद पीपल, आप सोशली आप पावरफुल हो या नहीं हो, आपको कौन से स्किल्स की जरूरत है। सो दैट इज वेयर स्लोली
it was understood that IQ itself is not enough, and we need to understand more of the soft skills of a human being. That is what makes this brain as the most specialized machine, right? Right. क्योंकि बहुत सारी abstract चीजें हैं. तो EQ में EQ was again formalized somewhere in the mid 1900s or so. And EQ के भी scales हैं. 3 चीजें आती हैं. IQ, EQ हो गया. So EQ में आप, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी, उसमें क्रिएटिविटी आ गया, डिसीजन मेकिंग आ गया, लीडरशिप क्वालिटीज आ गई. अब आप देखिए ये IQ से हटके हैं. डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग. एम्पथी was the core of EQ, the ability to understand the other person's emotions and the ability to understand your emotions. So EQ का मतलब ही ये है इमोशनल कोशंट. इमोशनल कोशंट फिर बड़ा जोर शोर से लोगों के जहन पे उतरा और सब लोग EQ की बात करने लगे. बहुत लोगों ने अपने स्टैंडर्डाइज मतलब टेस्ट यूज करने शुरू किए. ये ज्यादातर इस्तेमाल होता है ऑर्गेनाइजेशंस एंड कॉर्पोरेट्स में जनरली, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट टीम बिल्डिंग, टीम वर्क, द एबिलिटी टू टेक डिसीजंस, मेजर डिसीजंस. तो ये EQ में, IQ से हम लोग 1900s, 1970s, 80s में EQ में ट्रांजिट हुए. और उसके बाद अगर आप इंटरनेट देखें, नेट गूगल पढ़ें, तो उसमें आप देखेंगे इतने सारे टेस्ट आए हैं, सब लोग अपने स्टैंडर्डाइज्ड है. सो EQ हैज बीन यूटिलाइज्ड अ लॉट. तो जैसे ये आपने बोला कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ज़्यादा आया EQ, तो क्या वर्ल्ड वॉर 2 के फेलियर या लॉसेस के लिए ये इसको जिम्मेदार माना जाता है कि सिर्फ पहले IQ पे हम फोकस करते थे, हमारे पास कोई इमोशनल कोशेंट नहीं था, या कुछ पॉलिटिकल फोर्सेस या पॉलिटिकल एजेंडा भी था कि हमें ऐसा कुछ निकालना चाहिए कि बेस्ट ऑफ द IQs होने के बाद भी वो वॉर्स हार गए? क्या उसका कुछ इम्पैक्ट था वर्ल्ड वॉर 2 का इसके ऊपर? Could be to some extent, because World War II के बाद मैं इनफैक्ट I was going over some notes, उसमें एक यूजेनिक मूवमेंट शुरू किया, अमेरिकन यूजेनिक मूवमेंट, EUGENIC यूजेनिक मूवमेंट. This started again in the early 1900s within the Nazi movement when everything was on the tapering off. आप हैरान हो जाएंगे वो क्या था. वो ये था कि बेस्ड ऑन द IQ, लोगों के IQs लेना करना शुरू करें आप, और IQ टेस्टिंग के बाद जो बिलो IQ वाले हैं उनकी नसबंदी कर दी जाए. 60,000 men were sterilized in the eugenic movement in America. In America? Yes, as per Google. And for me also, this, like I was going over notes, I said, That's shocking. did not know. This I did not know. And what was the purpose? Is breeding the best of the best. तो वो कह रहे थे कि एक इंजीनियरिंग है, ब्रीडिंग फॉर द बेटर जीन्स. क्योंकि साइंटिस्ट का ये मानना है नेचर वर्स एंड नर्चर. आप जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड होते हो, और नर्चर बहुत बाद में इसका रिसर्च हुआ है, बट इनिशियली थिंग्स वर अंडरस्टूड मोर जेनेटिकली, more genetics. So that is what, like you said, कि would it be because of that? Could be part of it. लेकिन मेरा ये मानना है प्रोग्रेशन जो एक चीज़ है वो ये है कि हम चीज़ों को और बारीकी से समझना चाहते हैं. तभी तो हम कहते हैं कंप्यूटर्स आया, तभी तो हम कहते हैं कि वर्चुअल भी एक चीज़ होती है. अब तो खैर रोबोटिक्स है, एंड ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट AI. सो इट्स अ प्रोग्रेशन. पर यूजेनिक मूवमेंट तो बिल्कुल एक अब्यूज हो गया ह्यूमन बींग्स के लिए. देखिए लाइफ में बहुत कुछ हुआ है, वर्ल्ड वॉर भी नहीं होना चाहिए था, लेकिन मेरा ये मानना है कि दिस इज हाईली ओके. नाउ इफ आई वर टू से टू यू, आपकी बिटिया है जी, बिटिया की शादी होनी है, और आप नहीं चाहेंगे कि आपकी बेटी, हम कहते हैं ना परिवार अच्छा परिवार हो. एग्जैक्टली. अगर आपको बोला जाए कि भाई दोनों पार्टीज रेडी हो जाए कि जी हम अपना IQ, EQ और अपने जेनेटिक्स पूरा DNA स्टडी करके हमारे जो डिजीजेस है, आर वी प्रीडिस्पोज, वुड वी नॉट वांट टू डू दैट फॉर आवर ओन किड? Maybe not today, but yes, in the future I am seeing that. Not जैसे today. कि कुछ I डिजीज would होते love हैं. my kids to do that even today. Maybe society is not Yeah. ready today, but हाँ, जैसे there are some diseases like thalassemia. Yes. You want to check it before getting married, Absolutely. whether you have it or not in the other partner. Absolutely.
There is latent hepatitis B, which is there. There is even STDs that lot of people have. It could be even cervical cancer centric, where there are the passive genes and stuff. So वो सारी चीजें हैं. लेकिन again coming back to eugenic movement, जो कि एक तरीके का हमारी हिस्ट्री में है, I लेकिन understand. so EQ, coming back to EQ, is how well you get along well with people. And I think this, like I said to you, most probably because again we're looking at industrialization, post world war progression, ये सारा विक्टोरियन एज को छोड़ के हम रेवोल्यूशंस, हम लोग ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे थे और इंडस्ट्रीज खुल रही थी, बिग हाउसेस. मोस्ट प्रोबेबली ऑटोमेटिकली द नीड ऑफ द आवर इज, you know, how we can explore the EQ of a person more than IQ. In the mid 20th century, you were saying. Correct. Yeah. In the mid 20th century, yes. So ये आगे कितना प्रोग्रेस हुआ, और क्या IQ की तरह EQ के लिए भी कोई स्केल आया है जिसको कि हम स्टैंडर्डाइज मानते हैं ग्लोबली? EQ के बहुत सारे टेस्ट हैं, बहुत सारे टेस्ट हैं, and they have been standardized. Since I'm not a psychometrics person, I may not be able to give you exact references. लेकिन standardized tests have been used to a large extent. And अब आप पूछेंगे कि वो कहाँ यूटिलाइज होते हैं. Like I said to you, generally they are used in corporates, companies, organizations, where the whole purpose is to be able to get along with people and towards a synerging, you know, like a synergizing. एक ही गोल है, एक ही एनर्जी है, सब लोगों की चेष्टा है कि वो एक गोल को प्राप्त कीजिए, लाइक टीम वर्क. सो वो इंडिविजुअल जो IQ इंडिविजुअल का रीडिंग होती है, अब more like it became more like a group, like a team synergy. So that is why the need of the hour was to assess the EQ. So जब IQ और EQ दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, अब ह्यूमन बींग्स को कैसे इवैल्यूएट किया जाता था, या अभी तक कैसे चलता आ रहा है बिफोर कमिंग ऑफ AI? देखिए, what you know, like, okay, now assessment of human beings, Yes. ये असेसमेंट ना ब्लड टेस्ट की तरह नहीं है. जैसे हम कहते हैं ना कि भाई हम लोग एक पर्टिकुलर एज में आते हैं तो ब्लड टेस्ट करवाने शुरू टू फाइंड आउट द पैरामीटर्स. Psychometrics or psychological evaluations are done generally as a matter of research, Okay. and not so much as there's a lab there where you go and get yourself checked. Not necessarily. There are when let's say एक बच्चा जो CBSE में पढ़ता है, उसको लगा कि बच्चा मैथमेटिक्स में ठीक नहीं है, बहुत दिक्कत हो रही है उसे, तो अब CBSE भी अलाउ करता है कि साइकोमेट्रिक, देयर आर सम स्टैंडर्ड क्लिनिक्स, दे कुड बी हॉस्पिटल्स आल्सो, जहाँ पे साइकोलॉजिकल असेसमेंट होता है उनके एप्टीट्यूड्स को लेके. सो IQ tests are used there. IQ tests are used there. In fact, there are batteries of tests. It's not just IQ. EQ is also used. The batteries, they've also standardized those tests. Okay. तो वहाँ बच्चा जाके ये देख सकता है कि हाँ, अगर उसको मैथमेटिक्स नहीं समझ में आ रहा तो सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं हम. In 9th standard, now CBSE allows that if you do not have an aptitude for science and maths, you have a choice to change the subject. So that is because some children do have dyslexia. Some children do have learning difficulties. तो advantages तो बहुत है in terms of साइकोमेट्रिक्स, जो हम कहते हैं साइकोलॉजिकल असेसमेंट, लेकिन वो इतना प्रेवलेंट नहीं है कि. लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम ने इसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है और उसमें चेंजेस अलाउ कर दिए हैं कि स्टूडेंट एक सब्जेक्ट चूज करे या उसके जगह उसको एक ऑप्शन और दे दी जाए. एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट. आपको तो खैर पता भी होगा, ये तो बहुत पहले की बात हो गई जब हम लोग, दिस इज अबाउट maybe 18-20 years back, again CBSE had done that for special children. So learning difficulties बोलते हैं उसको, LD. इसीलिए कुछ स्कूलों में लर्निंग सेंटर होता था, अभी भी है. उन बच्चों के लिए CBSE का जो सिलेबस होता है, एक तो हो गया ग्रेड A सिलेबस, एक हो गया थोड़ा ईजियर सिलेबस, और आपको स्क्राइब दिया जाता है. एक वॉलंटियर आएगा जो आपके उस बच्चे के 8th स्टैंडर्ड वाला हो, 7th का हो, सो मिडिल स्कूल से शुरू होता था ये. And the scribe can write on behalf of the child. तो वो scribe question पढ़ेगा,
बच्चा वो क्वेश्चन सुनेगा और आंसर देगा। वर्बली जवाब हाँ। देगा और वो लिखेगी या लिखेगा. सो स्क्राइब्स बोलते थे उसको. दिस इज ऑल पार्ट ऑफ प्रोग्रेसिंग बियॉन्ड द IQ. एग्जैक्टली व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. एवरीथिंग इज दैट अगर आप बॉर्डर लाइन IQ हो, आप बिलो IQ हो, तो आपका कुछ नहीं हो सकता. वो जमाने खत्म हो गए हैं. पहले उनको इंफीरियर समझा जाता था, that एब्सोल्युटली. as if you are not up to the mark to be in Not the only, society. Yes. Rajnish, not only inferior, you are an outcast in the school, in the class. कि ये Okay. तो डम है, ये तो फेल हो गया है, ये दूसरी बार फेल हो गया. ये नहीं देख रहे कि भाई वो आप सब्जेक्ट तो देखो. सब्जेक्ट में वो मैथ में फेल हो गया है और साइंस में उसके जस्ट अबाउट 1 नंबर से फेल हुआ है. इसका मतलब that there must be some problem with the aptitude. And that is why I'm saying IQ was done away with. That it is not enough that एक किसी subject में aptitude आपका है तो it doesn't make you dumb or nothing can be done about you. So that's how we progressed from IQ to understanding aptitude. और उस बच्चे का EQ का I mean we don't test EQ of children per se. Like I said to you, the whole purpose is to have assessment of young adults in the Okay. workplace. Generally EQ is used there. But अब तो खैर marital therapy में अगर कोई मतलब couple चाहते हैं, they do get the EQ done. देखिए assessment कब करते हैं हम? जब counseling या therapy के through हम assess ना कर पाए कोई चीज. As simple as that. So when that happens, when assessment happens through therapy, तो normally psychometrics is done away with. क्योंकि वो तो paper pen है. Paper pen में you can give correct answers, you can give socially acceptable answers. So EQ is, like I said to you, the whole purpose was how we can operate as a team. When you operate as a team, आपको दूसरे की weakness पता होनी चाहिए, strength पता होनी चाहिए. आप strength पे encash करो और weakness को किसी buffer करके किसी और person, like it's like you have each other's back. And that is Right. what empathy is all about. Also, EQ is basically understanding and having a sense of like we say exchange of emotions. आपने नोटिस किया होगा जब दो लोग मिलते हैं, strangers जी. मिलते हैं तो एक emotional energy का क्या मतलब है? It is your body language, it is your sense of how much of a listener you are, how much of empathy you have. एक पर्सन कुछ बोल रहा है, दूसरा बोलता है हाँ क्या बोला था तुमने, नहीं सुना मैंने. It goes to show that most probably you're distracted, you're not. So EQ played a very important role when we are getting along with the other person. It could be within relationships, it could be in any organization also. तो साइकोलॉजी में IQ और EQ ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं आपके किसी भी चीज़ को एवेलुएट करने के लिए, सिचुएशन को एवेलुएट करने के लिए, या आप कपल थेरेपी कर रहे हैं उसमें भी. तो इसकी AI आने के बाद क्या इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी? AI, my God, AI reminds me of this, like a sci-fi superhero, वो इमेजरी है मेरे दिमाग में. सुपर हीरो है, कुछ डरावना है, लेकिन बड़ा इंट्रीगिंग है. That's how I define AI. So it's very tricky thing to say कि AI है तो फिर EQ का क्या होगा? We have a long way to go for that. Another at least a couple of decades. That's right. AI को आप कह रहे हो डिफाइन करने के लिए, लेकिन हम उसको अभी डिफाइन ही नहीं कर सकते. हमने अभी तक उसका 1% भी नहीं देखा है. नहीं देखा. So how do you define AI in coming ages? Just a Stupendous. perspective of It's something magical. Clearly magical, like when we invented penicillin. Yeah. It's as magical as that, in my understanding, as a person, as a human being, as an individual, me, as a psychologist. It is a magical phenomena, something to look forward to in millions of ways. देखिए, millions of ways में बस वही बात हो गई कि एक चीज़ का आपको बहुत बहुत फ़ायदा है, वही चीज़ अगर आप ज़्यादा या कुछ और करें वो नुकसानदेह भी है. वो हर चीज़ के लिए. आप होम्योपैथी की मेडिसिन अगर आप देखें तो आप छोटी मात्रा में ले तो दवाई हो गई, बड़ी मात्रा में ले तो पॉइजन हो गया है. जी. As simple as that is AI. So AI, of course, it is going to be abused like everything else is going to be. But वो छट छटा के
1-2 decades में it is a phenomena. Human beings will become redundant. That's what I am thinking. In a huge way. In a huge way. In fact, not redundant, they will lead a simpler life. Their energies जो अब बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल हो रही है, वो मशीन्स करेंगी. आप हायर ऑर्डर इवॉल्व करो ना एज ए ह्यूमन बीइंग. देन अगर आपका स्पेशलाइज रोबोट बहुत टेक्स वाइल ऑफ कोर्स. आप देखिए जो पहले रोबोट्स बने थे 19 जब भी, और अब देखिए कितने स्पेशलाइज हो गए. सो जैसे जैसे उनके स्किल्स बेटर होते जाएंगे, आपको वो रोजमर्रा के जो चौके बर्तन खाना दही जमाना ये वो जब आप चीजें आपकी कोई और करेगा, मशीन करेगा, आपका तो दिमाग फिर भी है द परफेक्ट कंप्यूटर हियर, उसको आप इस्तेमाल करें फॉर हायर ऑर्डर. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का क्या मतलब है? It is the highest way. So Maslow's need hierarchy is basically starting from physical needs, physiology, to social needs, to self-esteem, self-growth, self-actualization is you merge with the higher order. हम तो शायद वहाँ पहुँचेंगे because we will have that much of time, that much us head space will be much more open to new things. So I still feel that maybe inventions will be the next thing where, you know, you imagine something and it actually becomes a real thing. जैसे कि महाभारत टाइम्स में वो मैजिकल कार्पेट्स होते थे, और वर्चुअली हनुमान जी ने श्री राम का नाम लिया और वो सामने आ गया. आई एम गिविंग एग्जांपल्स, आई एम नॉट सो श्योर बट इट वेदर इट हैपेंड और नॉट, बट इट कुड हैपन. And I'm very sure it will happen because let the machines do the mundane things ना. अब mundane का time अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है. It's time for creativity and something out of the ordinary. लेकिन उसके लिए ना आपको एक्टिव भी होना चाहिए और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुंचना भी बहुत ज़रूरी है. बट देयर इज अ ह्यूज पार्ट ऑफ पॉपुलेशन हु इज नॉट अवेयर ऑफ इट. सपोज आज लाइक millions of mobile phones in India and everybody is using a Gmail in their phone. मतलब गूगल आपको ट्रैक कर रहा है. गूगल AI इज वर्किंग एट इट्स बेस्ट. उसको पता है आप सुबह कब उठते हो, रात को कब सोते हो. आप मंडे से लेकर सैटरडे तक ऑफिस जाते हो या कॉलेज जाते हो. सुबह 8 बजे निकलते हो, 9 बजे ऑफिस पहुंचते हो. शाम को 8 बजे निकलते हो, रात को 9 बजे घर पहुंचते हो. बट फ्राइडे को आप सीधा घर नहीं आते. आप फ्राइडे को एक पान वाले के पास रुकते हो, या मंदिर जाते हो, या फ्रेंड के घर जाते हो. गूगल वो भी नोटिस कर रहा है और इतने सालों से नोटिस कर रहा है, और उसने अपना पूरा एनालिटिक्स बना रखा है उसके लिए. उसके अकॉर्डिंगली वो आपको एड्स भी दिखाता है. तो AI इतना बड़ा जब आपका डेटा कलेक्ट करके आपको 1 सेकंड में ऐड दिखा देता है, ये एड्स देख के आप लोग परचेज करते हो कुछ भी. देयर इज अ मेजर चंक ऑफ पॉपुलेशन जिनको ये समझ ही नहीं आएगा कि उनको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुंचना है. दे विल बिकम द slaves. Yes. Agreed. Of their mobile phones. Okay, very good point you have. ये जो हम अगर हिस्ट्री देखें रजनीश जी, वो भले ही फ्रीडम मूवमेंट हो या वो भले ही इन्वेंशंस हो, पॉपुलेशन में से कितने परसेंटेज थे? 1%, मे बी लेस देन 1%. तो अब भी वही रहेगा, अब भी वही रहेगा. कुछ वो जो like you said, sloth Yeah. is one of the sins in Bible. Sloth. सब धीरे धीरे ढर ढर करके जिंदगी चल रही है, वो अब भी उतनी ही परसेंटेज लोग रहेंगे. तो हम वरिड ना हो, ना आप वरिड हो ना मैं, क्योंकि जो करने वाले हैं वो परसेंटेज पहले भी थी उतनी, अभी भी उतनी रहेगी. मे बी अ फ्रैक्शन डिफरेंस हियर एंड देयर. मतलब हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हमें टॉप 5% में पहुंचना ही पहुंचना है. Awesome. That's the idea. 95% में रह के तो आप स्लेव्स रह जाओगे, या फिर वही फॉलो करोगे जो 5% चाहते हैं. Perfect. Absolutely correct. Absolutely. So how do we live our life now onwards with AI? साइकोलॉजी में इसके लिए आप क्या कहना चाहते हो, हमें कैसे डील करना चाहिए? AI का पूरा सदुपयोग करें, पूरा. बहुत अच्छी बात आपने बताई. आपने वो बहुत नैरेटिव बड़ा सुंदर दिया कि आपको वो प्रोडक्ट्स दिखने शुरू हो जाते हैं जो अब आप अपना विजडम यूज करो. वही सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या होता है? लेस इज मोर.
अगर आपकी शॉपिंग लिस्ट अभी भी उतनी लंबी है जो 10 साल पहले थी, तो आप सेल्फ एक्चुअलाइज नहीं उस प्रोसेस में जा रहे हो. लेस इज मोर मीन्स, oh wow, this guy, the Google has figured out this is a lovely product. Wow. Do I need it? No, I'm just being greedy. Making choices, selective choices, using, हम उसको कहते हैं मति, wisdom. Wisdom is equal to, like I said, evolution. A child is not wise because a child hasn't lived a life compared to an adult. सो विजडम का इस्तेमाल अगर आप करेंगे कि ग्रेट प्रोडक्ट है, मज़ा आ गया यार, ये मुझे 10 साल पहले मिलता, क्या चाहिए अब चाहिए, आई डोंट थिंक आई नीड इट, आई एम जस्ट बीइंग ग्रीडी इफ आई बाय दिस वन. या कई बार ये होता है, रजनीश ये तो मेरे पास है, अच्छा ये नया मॉडल है, वही ग्रीड. एग्जैक्टली. बस तो हम आ गए वहीं पर ही. हम कहते हैं ना काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 हमारे दुश्मन एनिमीज हैं. जी. तो इवॉल्व करें. एआई को बिल्कुल आप बी विद एआई, बट फॉर योर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ग्रो, इवॉल्व एज अ पर्सन. अनदर थिंग, चैट जीबीटी. जी. I'd love to bring this up because again, you know the reasons, everybody is using it. पहला क्वेश्चन वही सेम, अपने आप से पूछो आप क्यों यूज कर रहे हो. हम क्या करते हैं, वो इजी टूल अगर रहेगा, कन्वीनियंस है. इजी टूल में आप अपने दिमाग को स्लॉथफुल कर रहे हो. जो आता है वो भी जंग लग जाएगा उसमें. AI comes when you have hit a roadblock. Anything for that matter. If you recall, हम लोग कोई भी कंप्यूटर, ऑफ कोर्स कंप्यूटर्स अब 90s में शुरू हुआ है, early 80s. Am I right? Early 80s was that? Or we were introduced in 90s. 90s, right? Yes. Then I'm right. So उसमें भी अगर आपको याद है, शुरू का हेजिटेशन वही होता था कि अरे यार अच्छा भला लेटर हम लिख पा रहे हैं, तो ये कीबोर्ड, ये कीपैड यूज करने की क्या जरूरत है. बट इट वर्कड बिकॉज we actually felt this is a better, easier way, more standardized, and you can correct it faster, etc. etc. So AI का जी इस्तेमाल बिल्कुल करें, लेकिन उससे पहले जो ये आपको ये जो कॉम्प्लेक्स ब्रेन दिया गया है उसको जरूर यूज करें. एंड आई ऑल्सो फील शॉर्टकट्स इन लाइफ डजंट वर्क. So the only way forward is to utilize it, of course, but only after you've hit a roadblock. मेरा यही एक एडवाइस रहेगा. लेकिन प्रैक्टिकली लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं ना आज. वो अपने कन्वीनियंस के लिए 99% में आ गए ना जी. 1% तो हम अभी भी होपफुल है कि वो जो पॉपुलेशन ऑफ दैट 1% to 3% इट कुड बी, where we have hope that we will evolve as a civilization. And still one should be optimistic, I believe, कि जो सब लोग इजी वे आउट ढूंढ रहे हैं, वो भले पैसा कमाना हो या वो भले चैट जीपीटी के थ्रू हो, प्लेजराइजिंग, जो सब कुछ चल रहा है, साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें शॉर्टकट है ना. शॉर्टकट डजंट टेक अस फार, इट जस्ट गिव्स अस इंस्टेंट हाई एंड लो. आपने कोई चीज़ आपने चोरी की, आप पकड़े नहीं गए, आपको नेक्स्ट टाइम लगेगा हाँ जी फिर करते हैं, लेकिन कभी ना कभी तो पकड़े जाएंगे. और उससे आपको क्या आपको बेनिफिट हुआ उससे? इट ओनली जस्ट गिव यू adrenaline rush because your genetics wanted that, your genes, your hormones wanted that, but that doesn't go in a long way. बट मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन को पता ही नहीं है. जैसे हम बोलते हैं 90% 95% पॉपुलेशन को पता ही नहीं है कि वो इसके ट्रैप में फॉल करते जा रहे हैं. नहीं जी, पता है, पता है, फिर भी कर रहे हैं. फिर भी कर रहे हैं, फिर कि अब कर लेते हैं, नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे. यू आर राइट. कुछ लोग, सम मे नॉट बी नोइंग, सम एग्जैक्टली मे नॉट बी नोइंग. आज तक भी वही सेम कि जी +1 नंबर आता है जी, उसको मत आप वो करें. सब कितना अवेयरनेस हो रहा है, लेकिन अभी भी लोग इतनी जानकारी नहीं रख पा रहे हैं कि किस तरह से साइबर क्राइम का नंबर क्या है. कोई नंबर आता है, आप उनको क्यों नहीं रिपोर्ट करते हो? व्हाई डू यू जस्ट ब्लॉक दैट नंबर? रिपोर्ट दैट नंबर. इट विल टेक टाइम. हम लोग का, हम कहते हैं ना, गुड सिटीजनशिप इज ऑल्सो अ वैल्यू. बीइंग अ गुड सिटीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू. सब कुछ स्वार्थ अपने अहम तक नहीं होता है. देन वी एज अ कम्युनिटी, व्हाट डू वी डू? हाउ आर वी रिस्पॉन्सिबल? We should be. And I'm sure youngsters will in time. I'm sure. Okay. एक क्वेश्चन हम EQ से रिलेटेड और करते हैं कि EQ
एक एडवांटेज था या डिसएडवांटेज था? साइकोलॉजी में आप उसको कैसे देखते हो? हम्म, बड़ा अच्छा पॉइंट है। आई थिंक रजनीश, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग की इसकी एक्चुअली वैल्यू। सो यू आस्क्ड मी कि EQ की क्या वैल्यू है या नहीं है। Let's, like I said, let's take EQ in simple understanding. EQ is getting along with people. यस। गेटिंग along with people को थोड़ा और डिस्क्राइब कर लेते हैं। हम कहते हैं कि एम्पथी होती है। एम्पथी मतलब दूसरे को की जज्बातों को समझो, उनके जज्बात को समझो, अपनी बातों को समझो। इमोशंस, अब इमोशंस क्या है? इमोशंस आर बेसिकली फियर, एंगर, गिल्ट, हैप्पीनेस, सैडनेस, ये इमोशंस हैं। जी। इनको हमने समझ लिया, हमने दूसरे का समझ लिया, ये इमोशन, ये EQ की बात हो रही है। EQ में और बात भी आती है, एक इंपॉर्टेंट चीज, सोशल स्किल्स, सोशल क्वोशंट बोलते हैं उसको, SQ, SQ। सोशल क्वोशंट। ये भी हर जगह झंडे लगे हुए हैं, मतलब इन दैट सेंस यू सी इट कि एवरीवेयर। है ना, यू सी इट एवरीवेयर इज SQ, आपका सोशल स्किल्स। अक्सर मेरे पास क्लाइंट जो ऑनलाइन मतलब काउंसलिंग होता है, उसमें कहते हैं कि जी मेरी जो आई हैव सोशल फोबिया, ओके। आई एम सोशली ऑकवर्ड। जी। तो ये शब्द भी ना गूगल पढ़ते बहुत हैं सब लोग, उसमें शब्द निकाल के। सो फर्स्ट इट वुड बी लाइक, ओके लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज सोशल ऑकवर्डनेस। सो हियर इज दिस पर्सन हु इज इन IIT, he's in the boarding, ओके। and he plays the guitar beautifully well, and ऑलराइट। he's an A+ student. ओके। उसके एक दो इसके IIT में जब पढ़ाई करता था, जब इसके एग्जाम की तैयारी, स्कूल के फ्रेंड्स, एक या दो फ्रेंड्स हैं इसके। अब इसके फैमिली ने बोलना शुरू किया कि तुम तो भाई, तुम्हारे कोई फ्रेंड्स नहीं है, तुम बाहर नहीं जाते, तुम घर में बैठे रहते हो। तो इसको भी लगा हाँ मैं तो फिर समथिंग इज रॉन्ग विद मी, सो ही केम इन फॉर थेरेपी कि भाई मैं तो सोशली ऑकवर्ड हूँ। आई सेड लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय दैट। सो ही सेड यही एग्जैक्टली जो मैंने आपको बताया। आई सेड फिर आगे, तो ही सेज फिर तो मैं सोशली ऑकवर्ड हूँ। मैंने कहा ओके, एंड यू थिंक इट इज सोशली ऑकवर्ड? ही सेज या दैट्स व्हाट माय पेरेंट्स फील। राइट। सो आई सेड व्हाट डू यू फील अबाउट इट? ही सेज बस मैं उनके प्रेशर में हूँ, तो मुझे लगा मुझे थेरेपी ले लेनी चाहिए कि मैं अपने सोशल स्किल्स को कैसे बेटर करूँ। तो मैंने कहा चलो कैसे बेटर करोगे बताओ। अगेन ही वाज स्टम्प्ड। ही सेज आई डोंट फील लाइक मीटिंग पीपल बिकॉज आई डोंट नीड टू। मुझे अपने उसको बाहर जाना है, मतलब यहाँ IIT दिल्ली से कर रहा है, तो उसका प्लान है पूरा कि मुझे ये वाला कोर्स कंप्लीट करके मुझे ओवरसीज जाना है, और ये इसका जैमिंग ग्रुप है फॉर हिज बैंड। ओके। तो फिर अपना वो व्याख्या दे रहा था अपनी लाइफ का, बड़े एनिमेटेडली, बड़े मन से। तो मैंने कहा ये तो बड़ा सब कुछ बिंदास चल रहा है, लाइफ इज गुड। यस मैम, लाइफ एक्चुअली इज गुड। I said, then why do you think that you need help? He says, yeah, you're right. Maybe my parents need help. पेरेंटल प्रेशर है। तो ये जो हमने भी बात बोली ना, ये EQ एक स्टैंडर्डाइज्ड जो हम लोग सोच के चल रहे हैं, रजनीश, जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि हमारे सोशल स्किल्स, हमारे एम्पथी। नाउ लेट्स टेक अप एम्पथी फॉर एग्जांपल। इतना NPD, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बात हो रही है, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स की बात हो रही है, साइकोपैथिक पर्सनालिटीज। सो व्हाट आई एम सेइंग, उसका एक बेसिक टेक ये है कि नार्सिसिस्ट जो है वो एक एम्पैथ से अट्रैक्ट होता है। एम्पैथ कौन होता है? जो दूसरों के जज्बात को समझे, अपने आप को इंपॉर्टेंस ना दे के दूसरे की, दूसरे को बेचारा important। बुरा ना मान जाए। अच्छा तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, कम आई हेल्प यू, तुमने गलती की, कोई बात नहीं, डजंट मैटर, हो जाती है गलतियां। आई एम अ सॉफ्ट पर्सन बिकॉज आई विल गिव यू मेनी चांसेस, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू फील, आई अंडरस्टैंड। तो उसमें क्या हो गया, यहाँ पर ये अपना तो भूल ही गई, अपना भूल गई कि यार मुझे क्या करना है। मैंने तो बाउंड्री सेट नहीं की, मुझे नो बोलना नहीं आता है, मैं दूसरे को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हूँ अपने से। इज दिस एन एडवांटेज इन द लॉन्ग रन? इट्स जस्ट अ क्वेश्चन मार्क। आई एम नॉट अ क्रिटिकल पर्सन इन अ, मैं इतना स्ट्रांगली अपनी बात नहीं रखती, मे बी मैं भी शायद एम्पैथ हूँ मोस्ट प्रॉबेबली। बट द पॉइंट आई वांट टू मेक इज कि इसको ज्यादा ओवर एम्फसाइज ना किया जाए कि ये EQ नाम की एक चीज। कुछ लोग कम्युनिकेशन फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग कम शब्दों में बात करते हैं, कुछ लोग बड़े बड़े बढ़ चढ़ के सेंटेंसेस में बात करते हैं। हु इज बेटर ऑफ? वी डोंट मेक जजमेंट्स देयर, इट्स जस्ट इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड अ मैटर ऑफ टेम्परामेंट डिफरेंसेस।
अगेन थिंग्स लाइक लेट्स टॉक अबाउट EQ में और भी चीजें आती हैं. क्रिएटिविटी, कैसे आप क्रिएटिव होने का क्या मतलब है? ड्राइंग, पेंटिंग? नो, इट मीन्स व्हाट? 100 definitions of creativity. Creativity का ये मतलब है, in fact, creativity also means problem solving, Right. out of the box thinking, divergent thinking. It could also mean inventing something absolutely new, discovery. तो creativity के तो बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन क्या हम ये जो creativity शब्द है, हम इन चीजों को समझते हैं? No. We understand creativity as this person is good with drawing, painting, interiors, looks good, दिखने में बड़ा अच्छा लग रहा है, लग रही है. Creativity is, so it's not understood clearly, not understood enough. Basically, रजनीश, अगर आप पूछे कि EQ को सारी चीज छोड़ के आप दो इंपॉर्टेंट चीज बताओ मुझे क्या है. EQ में होता है empathy and social skills. Okay. इन दोनों की सबको जरूरत नहीं है. अगर आप एक लैब में रिसर्चर हो, आपकी जिंदगी 40 साल आपकी रिसर्च में जाएगी, 30 साल. क्या जरूरत है आपको सोशल स्किल्स सीखने की, एम्पैथी सीखने की? नॉट रिक्वायर्ड. योर वर्क डजंट नीड दैट. अ पेंटर, an artist who's drawing 12 hours, or a writer for that matter. Social skills is again need based. So I believe that EQ is more need based. मार्केटिंग में हो और आपको सोशल स्किल्स आपके पुअर है तो फिर भाई बड़ा फिर मुश्किल. प्रॉब्लम है. करेक्ट. सो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि EQ को एक ब्लैंकेट ना समझ के उसको नीड बेस्ड समझा जाए. एंड नीड बेस्ड इज अगेन बेस्ड ऑन मैस्लोज नीड हायरार्की. आपकी जो लाइफ की रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके बेसिस पे आप, जैसे ये जो बच्चा है, इसको कोई नीड ही नहीं है. ही डजंट हैव, ही सेज मुझे पढ़ाई करनी, प्रोफेसर्स है मेरे पास, मेरी जैमिंग जो मेरा पैशन है उसमें हम लोग जाते हैं, जैमिंग करते हैं, वी रिकॉर्ड सॉन्ग्स, वी ऑल्सो डू शोज. तो मेरा कथारसिस, आई एंजॉय इट. हम बात नहीं करते आपस में ज्यादा. बात क्या करनी है? हम तो नोट्स, ये सॉन्ग, ये पर्टिकुलर थिंग ऐसे करेंगे वैसे, वो हमारी बातें होती हैं. तो इसको क्या सोशल स्किल्स बोलेंगे? नॉट नेसेसरी. इट्स नीड. देयर इज अ पर्टिकुलर मोटिव, देयर इज अ गोल, एंड टू मीट दैट गोल यू हैव दैट मच ऑफ इंटरेक्शन. सो थोड़ा EQ थोड़ा हाइप्ड है समझने में, और मेरा ये मानना है कि EQ को सिर्फ नीड बेस्ड रखना चाहिए. चलिए, हमने IQ, EQ और SQ की बात कर ली. अब एक AQ रह गया, उसके बारे में भी थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए. अच्छा, अडेप्टेबिलिटी कोशेंट, वो भी सेम है, गेटिंग अलॉन्ग विद पीपल, अडेप्ट. एक अच्छा पॉइंट है. इनफैक्ट लोग पूछते हैं कि अच्छा चलिए आपने ये ब्रिंग अप आपने किया है कि IQ, EQ ये सब तो आप कहते हैं कि बहुत ज़रूरी. तो ज़रूरत क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है आपकी लाइफ को सस्टेनेबल करने के लिए? एंड दैट इज़ लाइफ स्किल्स. Life skills is exactly what AQ is all about. All right. Life skills. Life skills means the ability to manage your life yourself. As you wish. As you wish, and being independent with your life problems. आपकी प्रॉब्लम्स आपकी खुद की हैं, आप दूसरे पे ना डिपेंड करके वो प्रॉब्लम खुद सॉल्व करें. अडेप्टेबिलिटी, हाउ यू अडेप्ट टू द एनवायरमेंट इंस्टेड ऑफ सेइंग. एक सिंपल सी चीज़ है, बच्चे के मार्क्स कम आए, वो ना टीचर बायस्ड है, वो स्कूल अच्छा नहीं है, वो टीचर अच्छा नहीं पढ़ाती है. मम्मी पापा घर में झगड़ा करते हैं तो मैं पढ़ाई नहीं कर सकता. पापा ने मुझे पॉकेट मनी कम दी थी तो मैं पढ़ाई नहीं कर सकता. व्हाट आर दीज फैक्टर्स? लैक ऑफ life skills adaptability, because you are blaming the environment for your problem. आप ब्लेम गेम खेलना शुरू कर देते हो. That is poor life skills. बल्कि लाइफ स्किल्स अगर आप रियली में समझें, लाइफ स्किल्स में एक्चुअली ये होता है द एबिलिटी टू मेक फूड योरसेल्फ. ये जो बटन अगर आपका टूट गया तो कैसे आप टाँक पाओगे उसको? आपको आटा मारना आता है, या आपको गाड़ी ठीक, of course had you been a woman I would have asked, do you know what a brake oil is? Do you know what engine oil is? कहाँ होता है? पता है? आप गाड़ी चलाते हो, do you know about it? Do you know what kind of insurance your car needs depending on how much you're driving?
Life skills means learning basic skills to stay above waters. Basic skills. हम क्या करते हैं लाइफ में, बताइए आप? हम ना बहुत सारी चीजों पे ना दूसरे पे डिपेंड करते हैं। डिपेंडेंट है। तो डिपेंड जब आप करोगे तो EQ चाहिए फिर आपको, और EQ में भी वो चलता रहेगा गेम। इट इज नॉट चाहिए एंड इट वर्क्स। EQ में क्या होता है, आपकी डिपेंडेंसी ही रहती है फिर। और मैं ये नहीं बोल रही कि डिपेंडेंसी बुरी बात है, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट इट इज अ लिटिल मोर डिफिकल्ट। एंड द रीजन इट्स मोर डिफिकल्ट बिकॉज you are having an interplay with another human being. Human beings are highly unpredictable. The same partner whom you loved, you both loved each other, can't stand each other now. तो बहुत भाई ज्यादा हो रहा है क्या आजकल। कर लोगे आप भाई? अब हम कहते हैं ना कि इरादा मतलब मन ही तो है, बदल भी सकता है, ख्याल ही तो है, गालिब ने कहा है। Human beings are very complex, see? So it just makes the journey more bumpy. होता है। वी ऑल नीड नाउ, लॉट ऑफ पीपल आस्क मी कि आप तो बड़ा इंडिपेंडेंट की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या सोलो लाइफ जीनी चाहिए? नॉट रियली। इट्स ब्यूटिफुल टू हैव अ पार्टनर, इट्स ब्यूटिफुल टू हैव कंपेनियन, इट्स ब्यूटिफुल टू हैव एटलीस्ट वन स्पेशल गो टू फ्रेंड, यू नो। है सब कुछ, इसीलिए हम कह रहे हैं कि EQ की भी उतनी इंपॉर्टेंस है। इट कैन नॉट बी डन अवे विद। आई सेड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, नीड बेस्ड। अगर मुझे म्यूजिक सीखना है तो मुझे उस नीड को फुलफिल करने के लिए लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ेगा ना। आई शुड नो हाउ टू, सो नीड बेस्ड रखें। लेकिन कमिंग बैक टू लाइफ स्किल्स की, जब आप EQ की बात कर रहे हैं तो लाइफ स्किल्स में है द एबिलिटी टू डू एवरीथिंग ऑन योर ओन इज द एस्पिरेशन ऑफ व्हाट शुड बी। अब IQ, EQ, SQ और AQ के बाद AI की एंट्री हो रही है। अब AI के आने से इन सब पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है और इसकी इंपॉर्टेंस कितनी रहेगी या नहीं रहेगी, उस पे हमें कैसे देखना चाहिए कि हमें कैसे हैंडल करना चाहिए इन सबको? देखिए, AI जितना प्रोग्रेस करेगा, इट्स अ मशीन। सो जितनी आप अंडरस्टैंड। डेटा डालोगे, डेटा इनपुट, दिस दैट एल्गोरिथम्स, the coding, uh, uh, lot of coding human beings are doing now, slowly even AI started doing। ऐसे करते 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 ये assimilate हो जाएगा उसमें। किस लेवल पे हम पहुंच जाएंगे, कोई आइडिया? पता नहीं, आई एम नॉट एन AI person। आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो, बट आई समवे, अगर आप पूछे मेरा हंच क्या है, मेरा हंच ये है कि 100 मीटर्स डैश स्प्रिंट मार रहा है AI और ह्यूमन बीइंग, तो 1/4 इंच से कम रह जाएगा AI, जस्ट अबाउट वो फिनिशिंग लाइन में। बट अभी ऐसा दिखता नहीं है। जैसे मैं नियर फ्यूचर का एग्जांपल लूं कि नॉलेज, जितना नॉलेजेबल पर्सन होता था ना, जैसे हमारे टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, जो भी हमें पढ़ा रहे थे, उनकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है कि इनको सारी नॉलेज है। अब वो सारी की सारी नॉलेज ना आपके कंप्यूटर में आ सकती है, एक लैपटॉप में आ सकती है, और AI उसको आपको ब्रीफ करके पूरा का पूरा 5 मिनट में सुना देता है। सो people are thinking that there's no need of a professor teaching us that. I can get this book as well as 10 others book done in 10 hours. तो आगे नॉलेज गेन करना, उसकी इंपॉर्टेंस कितनी रह जाएगी? Knowledge, like I said, this part of it, knowledge, which is again part of IQ, learning AI perfect, सब कर लेगा। learning, cognitive development बोलते हैं आई उसको, अंडरस्टैंड, कॉग्निटिव कर लेगा आराम से। जो फाइनर हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इज कि स्टेज पे जो कंपेयर करता है, लेट्स आई वाज थिंकिंग ऑफ अ विजुअल, व्हाट इज द डिफरेंस? जो इमोटिव होते हैं ह्यूमन बीइंग्स, इमोटिव, हमारी कम्युनिकेशन आपको पता है 70% इज नॉन वर्बल, राइट? एंड वी बोथ वर आल्सो हैविंग दैट सेम इंटरप्ले। कब हम डिस्कनेक्टेड फील हो रहे थे, जस्ट वी वर नॉट, सो आई एम टॉकिंग, यू आर लिसनिंग टू मी, राइट। if we even don't talk, so 70% is non-verbal। वो robot कहाँ से लाएगा? That I don't know। maybe they actually come up with an absolute, I don't know। नहीं, मे बी वो नहीं ला सकेगा, बट जिस तरह से हम ये फेथ इंक्रीज कर रहे हैं ना अपना AI के अंदर, वो किसी दिन ब्लाइंड फेथ नहीं बन जाए। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। सपोज आई हैव टू गो फ्रॉम दिल्ली टू शिमला, तो द रूट इज दिल्ली, चंडीगढ़, शिमला, एंड इट इज़ लाइक 6 घंटे लगते हैं, 6 hours।
एंड गूगल, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, गूगल ऐसा करेगा नहीं, बट बाय चांस गूगल का मन कर रहा है आज मेरे को ना चंडीगढ़ खाली रखना है, इट शोज यू कि ये 6 घंटे का रास्ता नहीं है, चंडीगढ़ में 5 घंटे का जाम है, इट विल टेक यू 10 hours टू गो. सो इफ यू टेक द आउटर रूट यू कैन रीच इन 7 hours. तो हम ब्लाइंडली आउटर रूट से ही जाएंगे, हम सोचेंगे भी नहीं कि हमें चंडीगढ़ से नहीं जाना है, हम आउटर रूट लेके 7 hours में शिमला चले जाएंगे. दैट्स ब्लाइंड फेथ. एंड कमिंग से 20 years लेटर फ्रॉम नाउ, जो AI डेवलप कर रहा है ना, हमारे बच्चे अपना हार्ड अर्न मनी उस एड पे स्पेंड कर देंगे जो AI ने उनको फोन में दिखाया आज, विदाउट इवन थिंकिंग कि ये सही है या गलत है. तो उससे रोकने के लिए या तो उनको इतनी नॉलेज दी जाए कि वो एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे पहुंच सके, अदरवाइज फ्यूचर में मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत डार्क में रहने वाली है. I don't know, Rajneesh, that I think time will tell. I still believe that जितना I agree with you, ये worrisome part, या ये थोड़ा वरी करने वाली बात है. लेकिन it is a kind of value which one can inculcate as a family. Family का क्या मतलब है? देखिए, कंज्यूमरिज्म में तो है ना सारी चीज, कहानी Right. क्या है? एक्चुअली उनको प्रॉफिट Materialism हो and रहा है, इसलिए consumerism, हाँ है ना? प्रॉफिट के लिए किया जा रहा है सब कुछ. This is the root of all ills if you look at it. या Simple. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बन रही है. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, करेक्ट. कंज्यूमरिज्म, ये जो एक चीज है, ये अगर हम प्रमोट करेंगे अपने फैमिली में तो वो प्रमोशनल होती जाएगी, उसका कोई अंत ही नहीं है. एज अ फैमिली, हाउ, आई एम नॉट सेइंग दैट वी नीड टू कंप्लीटली कट ऑफ, बट वी नीड टू एटलीस्ट set through examples. Right. We as parents need to set examples कि materialistic things are only limited use. उसका कोई और अंत नहीं है. 3 बड़ा आईफोन लेने से कुछ बड़ा नहीं होने वाला, वो बड़ी छेद जरूर हो जाएगा आपकी जेब में जो आप. So this is dead investment. Now what is that? Do parents explain to the kids what is dead investment? Which means which doesn't have long-term gains. Long-term gains is what? Investing in education, a skill, etc., etc., etc. तो ये जी values है. I agree with you, little worrisome, and I think again caution to the parents. This is what I was talking about exactly. ये बहुत worrisome है और we need an evolution here. As a parent or as a friend, we need to know there are some world leaders, CEOs, जो कि मैं नाम लेना चाहूँ तो शायद देश है कि उन्होंने अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन नहीं दे रखा, और इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इतनी छोटी एज से मोबाइल फ़ोन पे इन्फ्लुएंस्ड है कि उनको ब्रेन ग्रो ही नहीं होती. शायद वो सीधा मोबाइल फ़ोन देखते हैं और वहीं से उनकी ब्रेन ग्रो हो रही है. व्हाट दे टॉक अबाउट विद फ्रेंड्स इज व्हाट इज कमिंग ऑन मोबाइल. व्हेन दे आर सिटिंग विद देयर कजन्स और फ्रेंड्स इन अ रूम, एवरीबडी इज on their mobile. They're not even talking to each other. So this AI is going to delete everything from their brains, I think so. So अगर ये AI ऐसा करने वाला है तो हमारे को अपने IQ, EQ को जिंदा रखना बहुत ज़रूरी है. जो वर्ल्ड लीडर्स तो जानते हैं, टॉप 5%, टॉप 3% पॉपुलेशन जानती है और वो ऐसा कर रहे हैं, लेकिन कॉमन मैन ऐसा नहीं कर रहा. तो व्हाट इज इट गोइंग टू लीड टू? अगर उसको जिंदा रखना है, अपना IQ, EQ रहे ह्यूमन बींग्स में, हम उसके गुलाम नहीं बन जाए AI के या अपने मोबाइल फोन्स के, तो क्या स्टेप्स लेने चाहिए हमें? बस वही जो होम्योपैथी की दवाई वाली जो है, छोटे डोज में लोगे तो वो आपके लिए मेडिसिन है, वंडर है, और वही चीज़ को आप बड़े ज़्यादा डोज में लोगे तो पॉइजन बन गया. सेम थिंग, टेक्नोलॉजी in its right dose, right amount, the ability to shut off your phone. First of all, do parents do that? पापा जी ऑफिस से आते हैं, फोन हाथ में ही होता है. हाँ यार, अरे हाँ तुम्हारा कल का प्रेजेंटेशन, ये वो वर्क इज गोइंग ऑन. इफ द फादर हैज अ राइट टू कंटिन्यू ऑन द फोन आफ्टर हिज वर्किंग आवर्स, द किड सेज आई हैव वर्क यार, मैं अपना करवा रहा हूँ, प्रोजेक्ट कर रहा हूँ मैं, और वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग, एवरीथिंग. सो मॉडलिंग मीन्स चिल्ड्रन फॉलो व्हाट इज बीइंग डन एट होम. जैसे आप कहते हैं, मुझे मालूम नहीं है कि उन्होंने अपने बच्चे को मोबाइल दिया या नहीं दिया. इट बिगिंस फ्रॉम पेरेंट्स. सिंपल. बच्चे प्रोटेस्ट करेंगे, मैं नहीं बोलती हूँ कि हर बच्चे ब्लाइंडली फॉलो कर लेंगे. वो बोलेंगे अरे उनके पापा तो दे रहे हैं फोन, आप कैसे खराब वाले पापा हो. आई अंडरस्टैंड दैट इज इमोशनल स्टफ विच किड्स टॉक अबाउट, बट इफ यू आर पेशेंट विद द चिल्ड्रन एंड टेल देम इट्स अ ग्रेट टेक्नोलॉजी टू बी यूज्ड इन small quantity, and small quantities based on what? For example, social media.
सोशल मीडिया की कोई पेरेंट, बिकॉज आई डू अ लॉट ऑफ वर्कशॉप्स एंड आई हैव, if I were to give you percentage, less than 1 or 2% parents have said yes, हमने ये कॉन्वर्सेशन की हुई है। और वो क्या कॉन्वर्सेशन? मैंने कहा आपने कभी बच्चों को बिठा के आराम से ओवर अ लंच, नॉट एज अ लेक्चर बट एज अ, आराम से चिट चैट किए, भाई आप लोग का सोशल मीडिया पेज है, आप लोग का अकाउंट है, क्या करते हो आप उसमें? So they will speak what they do. Now, have you educated your kid that the social media is very effective for young adults? It is not effective for a teenager. क्योंकि ना आपकी वहाँ नेटवर्किंग चल रही है, ना आपका स्किलिंग हो रहा है, ना आप कोई फोरम कम्युनिटी ज्वाइन कर रहे हो, जो हम कहते हैं ना अपनी हॉबीज है, अपनी खुद की सेल्फ ग्रोथ, ना आप नेटवर्क, ना आप अपने प्रोफेशनल को कर रहे हो। इट्स जस्ट गॉसिप and living in a bubble. This one is better than me. All false pretense. So basic education to the youngsters saying, and you know about it, right? कुछ बहुत शायद मुझे भी नहीं मालूम होगा, आपको पता है कि कौन सी मिनिमम एज है when you can set an account? 13. 13। अच्छा, मुझे नहीं पता। इंस्टा पे 13 है और फेसबुक। अच्छा जी. तो अब सोचिए, अब आप 13 है तो 13 से कम के भी बच्चे कर रहे होंगे। They're getting their homeworks on that. तो व्हाट्सएप पे अगर होमवर्क आता है तो पीपल आफ्टर कोविड स्पेशली पेरेंट्स ने बच्चों को मोबाइल लेके दे दिया है, इवन इफ इज 7 year old, बिकॉज उसका अपना व्हाट्सएप होना चाहिए जिसपे उसका होमवर्क आए और वो होमवर्क करके टीचर को व्हाट्सएप पे सबमिट कर दे। वो ठीक है जी, वो तो एक अच्छा टूल है। आई लव व्हाट्सएप, आई अंडरस्टैंड, बट जब उनके पास मोबाइल आ जाता है तो सिर्फ व्हाट्सएप नहीं रहता ना, हाँ फिर जी, इंस्टाग्राम भी आ जाता है, फिर फेसबुक भी आ जाता है, फिर ट्विटर भी आ जाता है, यहाँ पे कब फिर आया यूट्यूब भी आ जाता है। लिमिटेड, अगर आपको याद है, चीज अगर लिमिट पे दी जाए, फॉर एग्जाम्पल स्टडी टाइम में बच्चा स्कूल से आता है, उसका मोबाइल फोन इज हैंडेड ओवर टू द किड इज नॉट इन पोजेशन ऑफ द फोन। एग्जैक्टली, नॉट इन द पोजेशन। He is कौन not करेगा? responsible. Yes, ना पेरेंट को रजनीश करना कर है। पाएंगे, किसी और के बच्चों के लिए, अपनों के लिए करेंगे, ना मैं किसी और। वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल एंड इन अ पोलाइट फर्म वे, डजंट मीन डिक्टेटोरियल, जस्ट से दिस इज नॉट अ ग्रेट आइडिया एंड इन आवर फैमिली लेट अस रिस्पेक्ट दिस रूल। स्टडी टाइम आप होगा, ये रहा आपका मोबाइल फोन, 2 घंटा जो भी वो करना चाहे, पढ़े ना पढ़े, उसमें ये आपको घूर के देखने की जरूरत नहीं है कि वो क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। दैट अगेन is being paranoid. It's not a good thing to do. You must trust your child and give that positive feeling कि I trust what you're doing. 2 घंटे बाय द वॉच, बेटा आपको फोन में दे रही हूँ, व्हाट्सएप पे देख लेना, अभी आपका स्टडी टाइम इज 2 o'clock, 4 o'clock तक हो जाएगा। ओके 4 o'clock, थैंक्स, तो आप रख देना मेरे ड्रॉर में, कीप द फोन बैक, स्विच ऑफ करके। Very simple. Now, this is something which is to be told to the child. So, parents have to sometimes be like the light and sometimes be the shadow. तो वो तो जिम्मेदारी जी पेरेंट्स की है रजनीश। करेक्ट, पेरेंट्स ही अपने बच्चों को समझा सकते हैं। एंड आई हैव अ वेरी गुड एग्जांपल विद गॉड ग्रेस, वी हैव अ ह्यूज फैमिली, मेनी रिलेटिव्स, तो उनमें से सिर्फ एक है जो मेरे कज़न है। मैं अपने नेफ्यू को देखता हूँ ना, जब भी वो बुक पढ़ रहा होता है, और बाकी सारे जो मेरे नेफ्यूज़ नीस जितने भी हैं वो सारे मोबाइल में लगे होते हैं। जब भी मैं उनसे पूछता हूँ, यार ये तेरा बच्चा बुक कैसे पढ़ता है, कहता है मैं भी तो बुक पढ़ रहा होता हूँ। तो बच्चे वो नहीं करते जो आप उनको कहते हो, वो करते हैं जो आप करते हो। एग्जैक्टली फॉलो करते हैं अपने पेरेंट्स को। टीवी, अच्छा फादर बोलता है मैं तो फोन नहीं टच करता, आते ही आप टीवी ऑन कर देते हो और लगा लेते हो वो एनडीटीवी जी, जिसमें वो युद्ध चल रहा होता है, तो बच्चे देखते हैं तुम अपना एंटरटेनमेंट करो, तो why do you do that? So a sense of entitlement is what parenting is all about. भाई हम तो पेरेंट्स हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। Not true. We are not living in 1800s. तब होता था वो एक परंपरा और एक वो होता था ना प्रोटोकॉल, मतलब सीनियरिटी एंड जूनियर। अब नहीं है वो सिस्टम ना। So I think it's very important. I think modeling is what kids do. And if you are firm but nice about it, don't be dictatorial. If you are firm and nice about it, children do understand that. Children love. मैंने नहीं देखा कोई भी बच्चा, देखिए वो भी तो क्यों आया फोन पे, क्योंकि एक तो आपने फोन क्यों दिया, क्योंकि आपको अपने फोन पे लगना था, आपको अपना सीरियल देखना था, वो नेटफ्लिक्स पे सीरीज देखना था, या बच्चे को खाना नहीं खा रहा था बच्चा, उसको फोन थमा दिया, वो गेम खेल रहा है, मुंह में ठूस के खाना आप दे रहे हो, किसकी नीड थी? सो दिस इज नॉट राइट एज अ पेरेंट, दैट्स इररिस्पॉन्सिबल पेरेंटिंग।
एंड इट ऑल बिगिंस देयर. सो जब फोन आपने दे दिया है तो सिंपल सी चीज ये है कि वही बच्चा है ना जो जिसने फोन लिया था, आप आज उसको ऊनो वाला एक पैक दे दो या लूडो दे दो, वो एनी डे जंप करके नानी जी को बुला लेता है फिर कि आप खेलो, मम्मी पापा के पास तो टाइम नहीं है, आप खेलो मेरे साथ लूडो, रियल टाइम लूडो, नॉट वर्चुअल. Exactly, it So see, happens. they still love those things. What happened then? It is us parents. I strongly believe that. So पेरेंट्स को कंट्रोल हो गया? करना पड़ेगा अब कि वो AI कितना अपने बच्चों को एक्सेस दें और कितना नहीं दें, so that they know how much AI should be used and where. I think most parents are not even aware कि AI का ज़्यादा क्या रोल है क्या नहीं है, barring out still teenagers in a lot of cases. So AI का क्या रोल है? Simple, yes you're right. See, limit. So for example, एक ऐसे सेम थिंग चैट GPT बच्चा यूज कर रहा है, पेरेंट को पता है, पेरेंट दे डोंट नो व्हाट द किड इज अप टू. नंबर कितने आए भाई, तुमने उसकी कॉपी खोल के देखी है क्या? तुम पीटीएम में गए थे, पीटीएम में आपने, फॉरगेट अबाउट पीटीएम, दैट कम्स लेटर, हैव यू जस्ट चेक द किड्स कॉपी? आप भी तो देखो. सो आई थिंक एंड ओके नाउ लॉट ऑफ पेरेंट्स से ये कब तक करना चाहिए? दिस जनरली इज व्हाट यू नीड टू डू इज फॉर द फर्स्ट प्राइमरी ईयर्स टिल 6th स्टैंडर्ड. उसके Okay. बाद उस तक आपकी एजुकेशन, डायरेक्टिंग, इनकलकेटिंग वैल्यूज, बीइंग कॉन्फिडेंट दैट योर किड विल डू वेल, वो सारे फैक्टर्स आ जाते हैं टिल द ग्रेड 6. उसके बाद आपका वीनिंग ऑफ शुरू होनी चाहिए. बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं, अरे उनको ना हमने फोन वोन तो दिया हुआ है, पता नहीं वो कौन कौन से साइट पे चले जाते हैं, पता नहीं क्या उनकी, वो उनको तो वो हिस्ट्री जो है वो भी डिलीट कर देते हैं. हमें नहीं पता भैया क्या पढ़ देख रहे हैं वो. आप अगर इतने इनसिक्योर हो तो दैट मीन्स आप अपने बच्चे पर फेथ नहीं रखते हो. इसका मतलब आप अपने परवरिश पे फेथ नहीं रखते हो. There's no confidence. Yeah, in yourself. One, in yourself, because Yeah. you don't know what you have taught your kid. Second thing is also maybe unawareness. So keep those things aside and make sure you communicate with the child. आजकल अगर आप सोचेंगे कि बच्चे को, पेरेंट्स बोलते हैं हमारे ज़माने में, अगेन दैट क्लीशेड हमारे ज़माने में, दे शुड जस्ट set it to fire, this particular phrase. Today in primary school, kids are making out, they know what different kinds of sex is. अब इसमें हौ करके ना करके आप देखो कि ये जनरेशन है. Exactly. You match up with the generation, say okay, they are aware of it. Can you be there and say to the child, are you inclusive of yourself in her or his world? Exactly. That's नहीं what करते. is needed. नहीं करते ना. मम्मी कुछ बात करेंगे, वो बोलती भैया ये जाने इनके काम जाने. बच्चा बोलता है मेरी माँ को क्या समझ में आएगा, उनको तो कुछ पता ही नहीं है, तो मैं तो अपने फ्रेंड्स को बैंक करूंगा टू डू दिस एंड दैट एंड दैट. So yeah, that generation gap comes in, and I think that can be easily handled by being more communicative and inclusive. आप क्वेश्चन ना करके इंक्लूसिव भी तो हो. आज मेरा दिन ऐसा रहा, मेरे ऑफिस में ये हुआ, तुम्हारा दिन कैसा रहा आज तुम्हारे स्कूल में? How was your day? Don't say कि क्या पढ़ाया मैम ने. How was your day? What did you do? How was the good part? What happened today in school? कुछ बताएगा, कुछ नहीं बताएगा, बट आप इंक्लूसिव तो हो पहले. आपको बच्चे के साथ फ्रेंडली होना बहुत ज़रूरी है सो दैट आप इंक्लूसिव हो सके. और मैं ये भी मानता हूँ कि ना जितना जल्दी टाइम चेंज हो रहा है, जितना स्पीड से टाइम चेंज हो रहा है, हमें भी उतनी जल्दी अडाप्ट करना ज़रूरी है. अदरवाइज हम बच्चों को ना बता पाएंगे कि क्या करना है और ना ही हम उनको कुछ एडवाइस दे पाएंगे, बिकॉज दे विल बी इन फ्रंट ऑफ अस. मतलब दे विल बी इन लाइक कि हमारे पेरेंट्स को कुछ नहीं आता. Exactly. तो इट्स बेटर कि वी शुड ऑल्सो लर्न कि एआई कहाँ जा रहा है और हम अपने बच्चों को एडवाइस दे सकें कि उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. रेस्ट इट्स देयर लाइफ. बिल्कुल. दे नो व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू Absolutely. डू. मेरा तो ये मानना है कि एआई का ये है कि भाई अगर पेरेंट्स को नहीं पता ना, तो प्लीज गेट ऑन द नेट, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, एंड एआई इज द नेक्स्ट हॉट सेलिंग प्रोफेशन. नेक्स्ट क्या इट इज. तो भाई बच्चों को वहां उस डायरेक्शन में डालो ना. कोशिश करो जिनके एप्टीट्यूड है, ऑफ कोर्स डोंट फोर्स एवरीबडी, बट पीपल हु आर एन एप्टीट्यूड फॉर दिस, फिगर इट आउट व्हाट डज एआई एंटेल, एंड एआई इज द नेक्स्ट थिंग हैपनिंग. इट इज हियर टू स्टे. एग्जैक्टली. कि लर्निंग, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, लर्निंग, गिव मी वो हमारा एक दिमाग का एक हिस्सा है. EQ हमारे दिमाग का प्रीफ्रंटल लोब इज वेयर इमोशंस आर.
प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बोलते हैं उसको, वो EQ का घर है। IQ का लेफ्ट एंड राइट मेरिडियन जो हम लोग बात उसको छोड़ो आप, हम कहते हैं ब्रेन में IQ की जगह है, EQ की जगह है, और AI is the next entry which is going to occupy maybe a huge part of the brain. That's all I think, which is making sense because we can never do away with IQ. See, IQ is learning. अच्छा, IQ में और भी चीज़ें आती हैं, फाइन मोटर कोऑर्डिनेशन, आपके बैलेंस होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लॉट ऑफ आपके आई कोऑर्डिनेशन, 5 सेंसेस जो जिनको बोलते हैं, वो फाइनर मतलब टेस्ट होते हैं हमारे, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे उतना ही EQ इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अब IQ कितनी दिमाग का कितनी जगह घेरेगा वो तो वक्त ही बताएगा। Is that okay? And then you can just sum it and I'll say yes, I agree with you. And सो डॉक्टर मधुमती, इसका मतलब है कि हमारे माइंड में, हमारे ब्रेन में IQ की अलग जगह है, EQ की अलग जगह है, और AI के आने से वो अपनी जगह अलग बनाएगा, इनको और इम्प्रूव करेगा, इनको और स्पीड अप करेगा, विच इज़ फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन काइंड, अगर उसको सही यूज करें तो। absolutely right, Rajneesh. Absolutely. So thank you very much for being here today, and I'm very, very grateful that you came for this podcast. Thank you. Thank you, Rajneesh. I enjoyed equally. Thanks.